दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आपका फिर से अपने चैनल Q4U पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। 8D का सबसे ज्यादा प्रयोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अलावा और भी कई सेक्टर में प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करने में होता है। आज के वीडियो के एजेंडा में हम जानेंगे 8D प्रोसेस क्या होता है, 8D का प्रयोग क्यों किया जाता है, 8D प्रोसेस के स्टेप कौन-कौन से होते हैं और अंत में हर स्टेप को थोड़ा विस्तार से सीखेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर में इस तरह के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब बगैर देरी किए हुए एक शॉर्ट चैनल इंट्रोडक्शन वीडियो के तुरंत बाद अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में हम जानेंगे 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है। 8D का मतलब होता है 8 डिसिप्लिन्स। आइए इसको आसानी से चित्र द्वारा समझते हैं। यदि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग या किसी अन्य इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, तब आप जान सकते हैं कि प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट पर आ सकती है। जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसे स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करें। इसीलिए वहां पर हम 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब हुआ 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एक मेथडोलॉजी है जिसके द्वारा प्रोसेस में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि दूर कर सकते हैं। इसके द्वारा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जिसमें डीप एनालिसिस की जरूरत होती है उसे इफेक्टिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं 8D की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले फोर्ड मोटर कंपनी ने 1980 में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी टॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था। टॉप्स का फुल फॉर्म होता है टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। शुरुआत में यह मेथोडोलॉजी इतनी ज्यादा इफेक्टिव हुई कि दूसरी कंपनियां और इंडस्ट्रीज ने भी इसका प्रयोग 8D के फॉर्म में शुरू कर दिया। अब हम जान लेते हैं 8D मेथोडोलॉजी को किन किन कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। 8D का प्रयोग मुख्यतः किसी अननोन कॉज को जानने के लिए होता है। यदि कोई इशू बार बार आ रहा हो तो उसे रिजॉल्व करने के लिए 8D मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। किसी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भी 8D प्रॉब्लम का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रॉब्लम के रीअकरेंस को रोकने के लिए भी 8D का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। कस्टमर के कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए 8D का प्रयोग बहुत ही प्रमुख रूप से कंपनियां करती हैं। प्रोसेस में क्वालिटी को लगातार इंप्रूव करने के लिए 8D को एक इफेक्टिव टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रोसेस में स्पेशल कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड PDCA साइकिल पर आधारित होता है। 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी में 8 स्टेप्स होते हैं। D0 स्टेप में 8D के लिए प्रिपरेशन और प्लानिंग करते हैं। D1 स्टेप में एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जाती है जिसकी जिम्मेदारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की होती है। D2 स्टेप में हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं। D1 से D2 तक के स्टेप PDCA साइकिल के प्लान को रिप्रेजेंट करते हैं। D3 स्टेप में इंटरिम कंटेनमेंट एक्शंस को डिसाइड किया जाता है और उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। D4 स्टेप में रूट कॉज एनालिसिस
एंड एस्केप पॉइंट को फाइंड आउट किया जाता है। स्टेप 5 में परमानेंट करेक्टिव एक्शंस को डिसाइड करते हैं। D3 से D5 तक के स्टेप PDCA साइकिल के डू को रिप्रेजेंट करते हैं। D6 स्टेप में परमानेंट करेक्टिव एक्शंस को इंप्लीमेंट और वैलिडेट किया जाता है। D6 स्टेप्स PDCA साइकिल के चेक को रिप्रेजेंट करते हैं। D7 स्टेप में प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस को हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय करते हैं। इसके साथ ही साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया जाता है। D8 स्टेप में फीडबैक को करेक्ट किया जाता है, प्रॉब्लम को ऑफिशियली क्लोज किया जाता है और टीम के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। D7 से D8 तक के स्टेप PDCA साइकिल के एक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं 8 स्टेप्स को प्रयोग करके किसी भी प्रॉब्लम को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है और प्रिवेंट किया जा सकता है। दोस्तों, आइए अब D0 स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। D0 स्टेप में कस्टमर सप्लायर को प्रॉब्लम रिपोर्ट करता है, यानी कि वो प्रॉब्लम के सिम्टम्स को बताता है और इसके अलावा किस पार्ट में दिक्कत आई, क्या कस्टमर पार्ट नंबर था, क्या सप्लायर पार्ट नंबर था, किस इनवाइस के पार्ट में दिक्कत आई, उस पार्ट का बैच कोड क्या था, क्या पीओ नंबर था, एडी किसने ओरिजिनेट की, ये सब डिटेल कस्टमर सप्लायर को देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि D0 स्टेप्स को जेडी में भरने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कस्टमर की होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कस्टमर हमको D0 स्टेप भर के जेडी को रेज करता है, तो सबसे पहले एज ए सप्लायर हमको उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना चाहिए कि ओके ठीक है, आपको प्रॉब्लम हुई है, हम इसको देखते हैं। उसके बाद कस्टमर से अगर जरूरत हो तो और भी फर्दर डिटेल मांग सकते हैं। मान लीजिए उसने इनवाइस नंबर ना दिया हो, कोई बैच कोड ना दिया हो, कोई क्यूआर कोड ना दिया हो, तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप उस प्रॉब्लम को पीछे प्रोसेस लेवल तक ट्रेस बैक कर सको। मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आई, आप कस्टमर से पूछ सकते हैं किस बैच कोड में दिक्कत आई है, तो उस बैच कोड को लेकर आप अपने प्रोसेस लेवल तक जा सकते हो कि वो प्रोसेस, वो पार्ट हमारे प्रोसेस में किस दिन प्रोड्यूस हुआ था, किस दिन बना हुआ था, उस दिन कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं हुए थे प्रोसेस में, उस दिन कोई फोरम चेंजेस तो नहीं हुए थे, कोई स्पेशल कॉस्ट तो नहीं जनरेट हुआ था। ये आप चीजें पीछे ट्रेस बैक कर सकते हो। इसके अलावा इसी स्टेप में D0 स्टेप में ही हम इमरजेंसीज एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कस्टमर के साथ में और कस्टमर को सपोर्ट देते हैं। मान लीजिए कस्टमर की लाइन में कोई दिक्कत आई, तो आप तुरंत अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हो, वहाँ पे कुछ पार्ट को करेक्ट करवा सकते हो, करेक्शन करवा सकते हो ताकि उसकी लाइन ना रुके, अगर वो करेक्शन करने योग्य हैं तो। नहीं तो बाई एयर माल को अपने यहाँ से भेज सकते हो, तुरंत जल्द से जल्द माल पहुंचा सकते हो ताकि उसकी लाइन इफेक्ट ना हो, उसका डाउन टाइम ना हो। तो इस तरह के इमरजेंसी मोड के इसमें एक्शंस लिए जाते हैं। दोस्तों, आइए अब D1 स्टेप को डिटेल में समझ लेते हैं। D1 स्टेप में सबसे पहले क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जाती है जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट के रेस्पॉन्सिबल मेंबर्स होते हैं। टीम में क्वालिटी, प्रोडक्शन, डिजाइन और परचेज के मेंबर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर जरूरत हो तो अन्य डिपार्टमेंट के मेंबर भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। किसी भी टीम में एक टीम लीडर होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं। टीम लीडर वो आदमी होता है जो एडी प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथोडोलॉजी को पूरा अच्छी तरह से जानता हो और टीम को लीड कर सकता हो। ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही नॉलेजेबल आदमी हो, हाँ, लेकिन उसका उस सब्जेक्ट मैटर में एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीएफटी टीम में ऐसे मेंबर होने चाहिए जिनको कि प्रोडक्ट, प्रोसेस और डाटा की पूरी जानकारी हो। टीम मेंबर्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और काउंटर मेजर को इंप्लीमेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। टीम मेंबर के पास इतनी पावर, इतना ऑथराइजेशन होना चाहिए कि किसी चेंज को करवा सके और इंप्लीमेंट करवा सके। दोस्तों, D2 स्टेप में 5W2S टूल द्वारा यानी कि 7 क्वेश्चन करके उनके आंसर द्वारा प्रॉब्लम को आसान भाषा में डिस्क्राइब और डिफाइन करते हैं। जैसा कि किसी ने सही कहा है
यदि आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर लिया है तो इसका मतलब है आधी प्रॉब्लम तो आपकी अपने आप ही सॉल्व हो गई है। 5W2S टूल में सबसे पहले व्हाट क्वेश्चन करके हम जानते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई है। उसके बाद व्हेन क्वेश्चन करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कब हुई है, कब शुरू हुई है या प्रॉब्लम कब नोटिस हुई है। फिर वेयर क्वेश्चन करके हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम किस स्टेशन पर हुई है, किस लाइन पर हुई है या किस जगह पर हुई है। उसके बाद हु क्वेश्चन करके हम जान सकते हैं कि प्रॉब्लम से कौन इफेक्ट हुआ है, यानी उस प्रॉब्लम से उस उस कंसर्न से उस इशू से किसको दिक्कत हुई है। इसके बाद हम वाई क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि उस प्रॉब्लम का कारण क्या था। हो सकता है कि शुरुआत में इसका आंसर ना मिले तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद हाउ क्वेश्चन करके पता चलता है कि प्रॉब्लम लगातार हो रही है कि कभी कदार हो रही है, रेंडमली हो रही है। फाइनली हाउ मेनी या हाउ मच क्वेश्चन करके आप ये पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, प्रॉब्लम कितने पार्ट्स में आ रही है। जब ये सारे आंसर हमको मिल जाते हैं तो उसकी मदद से प्रॉब्लम को आसान शब्दों में डिस्क्राइब करते हैं और जिस डिपार्टमेंट, शॉप, स्टेशन पर प्रॉब्लम हुई है वहां पर क्वालिटी अलर्ट को डिस्प्ले करते हैं। ओके और एनजी पार्ट की कंडीशन को डिस्प्ले किया जाता है और इसके साथ ही साथ प्रॉब्लम और रिजेक्टेड पार्ट की ट्रेनिंग उन मेंबर्स को देते हैं और उसकी सारी डिटेल जीएडी के ड्यू टू सेक्शन में फिल कर देते हैं। दोस्तों, D3 स्टेप में हम ऐसे स्पेशल एक्शंस लेते हैं कि हमारा कस्टमर प्रोटेक्ट हो जाए, उस तक कोई भी रिजेक्टेड पार्ट या सस्पेक्टेड पार्ट ना पहुंच पाए। इसमें हम हर स्टेज पर सस्पेक्टिव पार्ट को सेग्रीगेट करके उनको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी ओके पार्ट्स की होती है। सेग्रीगेशन के बाद जो पार्ट्स कंप्लीटली ओके मिलते हैं उन पार्ट्स पर हम एश्योरेंस मार्किंग लगाकर कस्टमर को सप्लाई कर देते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम पार्ट्स को सेग्रीगेट करने के बाद जिन पार्ट पर रिवर्क या रिपेयर की जरूरत होती है उन पर रिवर्क या रिपेयर करने के बाद उन पार्ट्स को 100% चेक करते हैं। उसके बाद उसमें जो पार्ट ओके होते हैं उन पर एश्योरेंस मार्किंग लगाकर पार्ट को कस्टमर को सप्लाई कर दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी रिजेक्टेड पार्ट की होती है। सेग्रीगेशन के बाद जो पार्ट रिजेक्ट मिलते हैं उन रिजेक्ट पार्ट्स को हम रिएक्शन एरिया में रख देते हैं और उन पार्ट्स को स्क्रैप नोट काट कर पार्ट को स्क्रैप कर दिया जाता है ताकि वो पार्ट दूसरे पार्ट से मिल ना जाए और कस्टमर तक ना पहुंच जाए। प्लीज एक बात नोट कर लें, रिपेयर पार्ट्स के लिए हमें कस्टमर का अप्रूवल मस्ट होता है। दोस्तों, D4 स्टेप में हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कई तरीके यूज करते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग। बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक होती है जिसमें कि कई सारे मेंबर्स मिलकर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मिलजुल कर उसके कंक्लूजन को निकालने के लिए एफर्ट्स करते हैं। रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए जो दूसरा मेन तरीका है दैट इज कॉल्ड गैम्बा वॉक। गैम्बा वॉक का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम वाली जगह पर एक्चुअली जाना। मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी जगह प्रॉब्लमेटिक पार्ट बना है तो हमें उस प्रोसेस पे जाना होगा। इसके लिए मेंबर्स को प्रोसेस फ्लो डायग्राम की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसमें मेंबर्स शॉप फ्लोर में जाकर एक्चुअल प्रोसेस को देखता है, चेक करता है, मेंबर से इंटरेक्शन करता है, क्वेश्चन पूछता है, काम करने के तरीके को समझता है और इसके द्वारा प्रॉब्लम की रूट कॉज को फाइंड आउट करता है।
तीसरा तरीका होता है फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम द्वारा रूट कॉज का पता नहीं चलता है, लेकिन इसके द्वारा उस प्रॉब्लम के संभावित कारणों को हम लिस्ट कर सकते हैं और उसमें जो मेन कारण होते हैं उनको हम वैलिडेट करके निकाल सकते हैं। फिश बोन डायग्राम को कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी प्रॉब्लम के पॉसिबल कॉजेस को लिस्ट किया जाता है और उसको वन बाय वन वेरीफाई करके वैलिडेट करके मुख्य कारणों को ढूंढा जाता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, फिश बोन डायग्राम का प्रयोग रूट कॉज को निकालने के लिए नहीं होता है। अगला जो मुख्य तरीका होता है रूट कॉज को फाइंड आउट करने का, वो होता है वाई-वाई एनालिसिस। वाई-वाई एनालिसिस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे मेन टूल होता है। ये रूट कॉज को पता करने के लिए ऐसा टूल होता है जिसमें हर वाई के आंसर के बाद दोबारा वाई पूछा जाता है ताकि रूट कॉज तक पहुंचा जा सके। यदि रूट कॉज पहले या दूसरे वाई पे मिल जाए तो उसे इफेक्टिव रूट कॉज नहीं माना जाता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का स्कीमेटिक डायग्राम होता है जिसमें हम सारे प्रोसेस की और उसके सीक्वेंस की जानकारी को लिख लेते हैं। इसके द्वारा प्रोसेस को ठीक से समझा जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम किस प्रोसेस में हुई और प्रॉब्लम को आसानी से दूर किया जा सकता है। इन टूल्स को डिटेल में जानने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, D5 स्टेप में हम रूट कॉज के अगेंस्ट में करेक्टिव एक्शंस को प्लान करते हैं। करेक्टिव एक्शंस ऐसे होने चाहिए जो कि रूट कॉज पे लिए गए हों, प्रॉब्लम के सिम्टम्स पर नहीं। करेक्टिव एक्शंस हमेशा अक्रेंस के रूट कॉज पर और नॉन डिटेक्शन के रूट कॉज दोनों पर ही होने चाहिए, किसी एक पर नहीं। करेक्टिव एक्शन को डिसाइड करते समय उसकी जिम्मेदारी और उसको इंप्लीमेंट करने की टारगेट डेट जरूर मेंशन होनी चाहिए। करेक्टिव एक्शन हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही होने चाहिए, कभी भी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, D6 स्टेप में हम ये सुनिश्चित करते हैं और देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम से छुटकारा मिला है कि नहीं। इसमें हम सबसे पहले करेक्टिव एक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि रूट कॉज एलिमिनेट हुआ है कि नहीं। इसीलिए करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट होने के बाद हम एक फॉलोअप ऑडिट करते हैं जिसमें कि ये चेक किया जाता है कि रूट कॉज एलिमिनेट करने के लिए जो करेक्टिव एक्शंस लिए गए थे उनसे रूट कॉज एलिमिनेट हो चुका है कि नहीं। इसमें करेक्टिव एक्शन को ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी है, किस तारीख तक ऑडिट कर लिया जाएगा, इसको जरूर मेंशन करते हैं। इसके बिना D6 स्टेप्स कंप्लीट नहीं होता है। दोस्तों, D7 स्टेप में ये इंश्योर किया जाता है कि प्रॉब्लम दोबारा इसी पार्ट में या सिमिलर पार्ट में रिपीट ना हो जाए। इसके लिए 4 तरह की एक्टिविटीज की जाती है। पहली एक्टिविटी में हम प्रिवेंटिव सिस्टम को चेक करते हैं, यानी कि इसमें हम सारे सिस्टम को, जैसे प्रोसीजर को, इंस्पेक्शन मेथड्स को, टूलिंग को, फिक्चर्स को, गेजेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, मैनेजमेंट सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं जिससे कि सिमिलर तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे स्टेप में हम डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करते हैं। इसमें हम FMEA, कंट्रोल प्लान और दूसरे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपडेट और स्टैंडर्डाइज करते हैं। तीसरे स्टेप में हम इफेक्टिवनेस मॉनिटर करते हैं। कम से कम 6 महीने तक हम काउंटर मेजर्स की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करते हैं और ये चेक करते हैं और ये देखते हैं कि प्रॉब्लम कहीं रिपीट तो नहीं हुई है। चौथी एक्टिविटी जो हम करते हैं उसमें हम जो भी हमने काउंटर मेजर लिए हैं उनको हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करते हैं। इसमें सेम एक्शन को सिमिलर पार्ट्स, प्रोडक्ट्स या प्रोसेस में इंप्लीमेंट किया जाता है जिससे कि प्रॉब्लम किसी और पार्ट में ना आ जाए। ये एक तरह का प्रिवेंटिव एक्शन होता है। दोस्तों, इस स्टेप में हम पूरी एडी को रिव्यू करते हैं और प्रॉब्लम को
ऑफिशियली क्लोज करते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाती है तो जिन मेंबर ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। सेफ्टी मेंबर्स जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो लोग सबके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करके बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसीलिए इस स्टेप में सेफ्टी मेंबर्स के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो मेंबर प्रॉब्लम अप्रूवल के क्लोजर के लिए जिम्मेदार होता है, वो सेफ्टी टीम के मेंबर्स को थैंक यू बोलता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, सजेशन हो तो उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सलाम, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच।